स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 6 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी है, खास करके कुछ नए नियम भी है। प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो इंपोर्टेंट अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देश में कुछ बड़े फैसले दिए गए हैं। किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर भी कुछ खबर आपको बताऊंगा मैं। आइए फटाफट से जानते हैं आज देश भर की 50 बड़ी खबरों को। पहला अपडेट देख पा रहे कि पानी के भीतर भी दुश्मन को परास्त करेगा भारत। DRDO की टोरपीडो स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, भारत ने स्मार्ट परीक्षण किया। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई इसके बाद। जी हाँ, एक ऐतिहासिक मिशन के तहत भारत ने अपने हाइब्रिड वेपन, मतलब ये एक हाइब्रिड वेपन है दोस्तों, 2 वेपन को मिलाकर के एक वेपन बनाया गया। इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया भारत की तरफ से और अब डिफेंस सेक्टर में भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, रक्षा के क्षेत्र में, है ना, क्योंकि भारत अत्याधुनिक हथियार को अपने साथ में शामिल करने जा रहा है। इस सिलसिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने टोरपीडो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया। हम सभी भारतीयों के लिए बेहद अच्छी गौरव की बात भी है ये कि भारत दिनों दिन तरक्की कर रहा है, राइट। चलिए बात करें अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे हो दोस्तों की लोन मॉनिटरिंग मामला जो चल रहा था ना, उस पर सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। 13 अक्टूबर को इस पर फिर से अगली सुनवाई होने वाली है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने कहा था कि कुछ 2 करोड़ रुपए तक का लोन अगर आपने लिया हुआ है तो 6 महीने तक का लोन के ब्याज पर ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा, वगैरह वगैरह, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया कि केंद्र सरकार के इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सभी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है और 13 अक्टूबर को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट का कहना दोस्तों कि केंद्र की योजना अब भी काफी नहीं है, कई और सेक्टर्स को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। अब देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है और इसके बाद केंद्र सरकार क्या नया बदलाव लेकर आती है। ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो मैं आपको अपडेट जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। PPF सुकन्या समृद्धि समेत पोस्ट ऑफिस की स्कीम में बचत करने का नियम बदल चुका है। अब आपको कुछ नई छूट भी मिलेगी। दरअसल दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी DOP ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, सुकन्या समृद्धि योजना SSY और कई सारी पोस्टल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना अब आसान कर दिया। डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के ग्रामीण डाक सेवक ब्रांचों में चेक की सुविधा नहीं है और इसी को देखते हुए विड्रॉल फॉर्म SB7 के जरिए डिपॉजिट और अकाउंट खोलने की अनुमति अब आपको मिल चुकी है। 5,000 रुपए तक का डिपॉजिट अब आप इसके माध्यम से कर पाएंगे, SB7 के माध्यम से, है ना। मतलब डाक विभाग के इस फैसले के बाद अब ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच में आगामी डिपॉजिट और नए अकाउंट खोलने के लिए विड्रॉल फॉर्म SB7 के साथ सेविंग पासबुक, दोनों ही चीजों से आपका काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के सिंपल ये कि पोस्ट ऑफिस में अब डिपॉजिट कराना और भी ज्यादा आसान हो गया, है ना। चलिए अगली खबर है, आप भी 4 धाम की यात्रा आप कर सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की संख्या को बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया और भक्तों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है। अब केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हर रोज 3,000 तक यात्री जा पाएंगे। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के बाद ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम जो है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह, वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के आदेश के अनुसार गंगोत्री धाम के लिए श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या 900, यमुनोत्री धाम में 700 कर दी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा के इस्तेमाल से इन धामों का दर्शन करने आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या इसमें शामिल नहीं है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर है युवाओं के लिए, खास करके बहुत ही अच्छी खबर बेरोजगारों के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया और 4.5 लाख लोगों को इससे नौकरी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी गवर्नमेंट ने यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया। जी हाँ, बहुत ही अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बोले तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3 से तकरीबन 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, है ना। क्योंकि दोस्तों एक जन सेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग जनरली काम करते हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार जन सेवा केंद्र के संचालकों की आय बोले तो इनकम भी बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपए की जगह सीधा 11 रुपए करने का फैसला किया। CSC देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम करती है और जन सेवा केंद्रों पर कई तरह के काम भी किए जाते हैं। अगर आप भी जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा और आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार सब्सिडी वगैरह बहुत कुछ देती है इसमें आपको, है ना। तो जन सेवा केंद्र अगर आप खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है जन सेवा केंद्र का, उसके माध्यम से आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, सैमसंग कंपनी की तरफ से होम फेस्टिवल सेल शुरू की गई है जहां सैमसंग के मोबाइल फोन्स पर कई तरह के जो मॉडल है उन पर 20,000 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है आपको और फ्री में स्मार्टफोन पाने का भी आपके पास मौका है। दरअसल लॉकडाउन के बाद कई सारी कंपनियों की हालत खराब हो गई और उसके बाद
मतलब कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कई नए नए ऑफर भी निकाल रही है, राइट। और इसी कड़ी में दोस्तों सैमसंग कंपनी भी ऑफर लेकर आई है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस वगैरह अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए ऑफर है। ये सेल या कैंपेन 20 नवंबर 2020 तक चलेगा। इसमें कस्टमर 20,000 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं और सामानों पर एक्सटेंड वारंटी का फायदा भी मिलेगा। मिनिमम 990 रुपए की EMI पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही सैमसंग कंपनी का एक ऑफर ये भी कि टीवी खरीदने पर साथ में आपको स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। एक सेल और कैंपेन में सैमसंग का अगर आप QLED 8K टीवी खरीदते हैं या इनमें से कोई मॉडल खरीदते हैं तो फिर आपको सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्ड मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप 75 इंच या उससे बड़ा QLED टीवी खरीदते हैं तो आपको गैलेक्सी S20 अल्ट्रा ये मिलने का मौका है। 55 इंच का LED खरीदने पर भी आप गैलेक्सी A21s फ्री में पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सैमसंग के ऑफर चल रहे हैं। आप अपने नजदीकी ऑफिशियल आउटलेट्स पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा और ऑफर्स का फायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए खास सुविधा शुरू की है। अगर आपके 2000 रुपए फंस गए तो आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं। हाल ही में आपको पता होगा मोदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्तें आती हैं, राइट, यानी कि 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। और ऐसे में अगर आप भी केंद्र सरकार की इस योजना से नहीं जुड़े हैं, अभी तक भी आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल किसान सम्मान निधि योजना के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए नंबर भी है और यहाँ आप किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के CSC सेंटर पर जाकर के भी इन योजना के बारे में आपका स्टेटस या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए दिया जाएगा चिकित्सा का नोबेल, एक ऐलान किया गया। जहां हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए साल 2020 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हार्वे J अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस को दिया गया। नोबेल पुरस्कार समिति ने ट्वीट करके कहा दोस्तों की हेपेटाइटिस से हर साल दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं और ऐसे में इन तीनों वैज्ञानिकों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार तो वाकई में बनता है, राइट। आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज वो ये है दोस्तों की इन साइंटिस्ट का, इन एक्सपर्ट्स का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जनरल नॉलेज में, ठीक है ना। तो नाम ध्यान में रखिएगा अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए बात करें अगले अपडेट में। तो 10 साल में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली राजधानी बन जाएगी दिल्ली। आखिर कितना बड़ा हो गया NCR? क्या आपको पता है दोस्तों कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? दिल्ली की जो अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, उसके अकॉर्डिंग एक अनुमान रेशियो निकल कर आ रहा है कि आने वाले 10 ईयर्स में, 10 सालों में दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन वाली कैपिटल बन जाएगी दिल्ली, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली राजधानी बन जाएगी जो भारत की राजधानी होगी दिल्ली। तो कुल मिलाकर के मतलब दिल्ली के लोगों को रात में जरा संभलने का। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की घर बैठे पैसे कमाने वाली इस योजना से सावधान रहने की जरूरत है। आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई? जी हाँ, आजकल दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम बहुत सी जगहों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि घर बैठे पैसे कमाए, रोजाना 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, महीने के 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख घर बैठे आप कमाए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर भी कई जगहों पर देखने मिलते हैं, राइट। लेकिन क्या आपको पता है उनके पीछे की सच्चाई क्या होती है? दरअसल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इस तरह का एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है, एक लिंक दिया हुआ है महात्मा गांधी बेरोजगार ब्लॉग स्पॉट करके, ये ब्लॉग का फ्री URL है और जिस पर कहा जा रहा है दोस्तों की बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिल रहा है आपको और आप अपने मोबाइल के माध्यम से रोजाना 2-3 घंटे काम करके रोज 1,000 से 2,000 तक कमा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं इट्स टोटली फेक, यानी कि ऐसी सरकार द्वारा महात्मा गांधी बेरोजगारी योजना कुछ भी नहीं चलाई जा रही है, ये बिल्कुल फेक है। आप इन चीजों पर विश्वास ना करें। और बहुत सी इस तरह की स्कीमें तो ये भी होती है दोस्तों जो आपसे फ्रॉड भी कर सकती है, ठीक है ना। ऐसे बोलेगी कि रोजाना इस तरह की कमाई अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पहले 2,000 रुपए हमारे खाते में ट्रांसफर करो, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे वगैरह वगैरह। आपको कुल मिलाकर के जहां से में लेकर के आपसे धोखा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर के बिना मेहनत के 1 रुपया भी कहीं नहीं मिलने वाला, ये आप ध्यान भी रखिएगा ना, क्योंकि आपकी हमारी किस्मत इतनी ज्यादा तेज तो है नहीं, आपको भी पता है। खैर चलिए बात करें अगली खबर में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रेज 2020 सम्मेलन का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, इस दौरान पीएम मोदी बोले कि महामारी के वक्त पूरी दुनिया को पता लगा कि डिजिटल की तरफ कदम बढ़ाना आखिर क्यों जरूरी था। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में RBI ने बताया था कि नोटों के माध्यम से भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन संक्रमण फैलने का खतरा पूरा राइट। और उसके बाद RBI ने सुझाव भी दिए कि जितना ज्यादा हो सके ना आप डिजिटल ट्रांजैक्शन को यूज कीजिए। फोन पे, भीम ऐप, पेटीआई, गूगल पे वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है आजकल तो डिजिटल पेमेंट करने के, तो आप उनको इस्तेमाल कीजिए ताकि नोटों का संक्रमण लेन देन कम रहे। ये चीज इस महामारी के लिहाज से पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना तो भी कितनी जरूरी है आपको पता होगा। और बाकी वैसे भी डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें दुनिया में और ज्यादा आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा आगे लेकर जाना है, तो वाकई में डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम मोदी ने AI रेज 2020 समिट
बजट का भी जब संबोधन किया, इस दौरान भी बहुत सी इस तरह की अच्छी बातें बताई। पीएम मोदी ने यह भी कहा दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा, हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी क्षेत्र में हो, एआई का प्रयोग करके हम उस क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। मुकेश अंबानी भी बोले दोस्तों कि यही भारत का भविष्य भी बनाएगा। कुल मिलाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब तो आप समझते होंगे कृत्रिम बुद्धि करके, है ना। एक तो दोस्तों जो इंसानों की बुद्धि है, दैट्स नेचुरल इंटेलिजेंस, राइट, और एक हमारे द्वारा बनाई गई बुद्धि है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि है। अब इसका इस्तेमाल करके हम कई क्षेत्रों में और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और जरूरी भी है, खास करके मेडिकल, चिकित्सा, हेल्थ के फील्ड में और भी कई सारे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत बनती जा रही है, राइट। और ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को एआई में ग्लोबल हब बनाने की प्लानिंग है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से भी दुनिया को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हुआ ना तो ये वाकई में खतरनाक हो सकता है। आपको इसके साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव भी जरूर ध्यान में रखने चाहिए। वहीं मुकेश अंबानी जी ने भी कहा कि अब देशों के बीच डिजिटल कैपिटल को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी। अब जितनी भी कंट्रीज के बीच अगर कोई कंपटीशन होगा ना तो वो यही होगा कि ये कंट्री कितनी डिजिटलाइजेशन में आगे है, टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है, तकनीकी में, आधुनिकता में कितनी आगे है। यही डिपेंड करेगा कि ये कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कंट्री कितनी समझदार है, यहाँ की गवर्नमेंट कितना एक्टिव है और मतलब एटलीस्ट पॉपुलेशन कितनी समझदार है ना, ये वहीं से डिसाइड हो सकेगा कि ये कंट्री कितना डिजिटल चीजों को यूज करती है, राइट। और ऐसे में मुकेश अंबानी का कहना रहा कि देश के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व नेता बनने का मौका अभी भारत के पास, कि ये दुनिया का ग्लोबल हब बन सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है एआई के ऊपर, आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं जानना चाहूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां आप देखिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है कि अब स्ट्रीट फूड की भी होम डिलीवरी हो पाएगी। वेंडर्स के लिए आर्थिक मदद भी करेगी सरकार। जी हाँ, गलियों में बनने वाला जो फूड होता है ना, भोजन जो खास करके रेडी वाले वगैरह बनाते हैं, वो भोजन भी अब आप सीधा अपने घर पर ऑर्डर कर पाओगे। हालांकि ऑलरेडी आप यही कहोगे कि यार डीएलएस बाई, जोमेटो वगैरह, स्विगी की ये सर्विस काम की तो यही है, चल रही है ना ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार इस पर एक अलग प्लानिंग बना रही है। वो ये दोस्तों की कोरोना महामारी के दौरान स्ट्रीट फूड का स्वाद लेने से अगर आपके मन में कई सवाल उठते होंगे, क्योंकि खास करके कोरोना का मसला चल रहा है, जब तक आप मतलब अक्सर हम रोड पर जाकर के खाना वगैरह नहीं खाते, राइट। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, वो स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत शहरी विकास मंत्रालय में ऑनलाइन फूड ऑर्डर और होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां जो है ना, स्विगी, इसके साथ में ही एक साझेदारी बोले तो करार किया है। और इसके बाद कुल मिलाकर के स्ट्रीट वेंडर्स के खाने पीने के सामान को भी ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने के बाद होम डिलीवरी ले पाएंगे। इससे एटलीस्ट दो फायदे होंगे, एक तो आपको भी घर बैठे खाना मिल जाएगा ताकि आपको बाहर जाके कोरोना होने का वगैरह डर नहीं रहेगा। दूसरी बात, स्ट्रीट वेंडर्स की कस्टमर ग्राहकी भी बढ़ेगी, तो उनको भी अपने बिजनेस में मुनाफा होगा। तो ये दोनों ही तरीके से देखा जाए तो अच्छी बात है। तो सरकार स्विगी के साथ साझेदारी की है और बहुत जल्द आपको ये सुविधाएं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एक अच्छी खबर देखिए, आपकी अमेरिकी कंपनियों की बातचीत अब खत्म होगी, क्योंकि पेटीएम की गूगल को चुनौती है। पेटीएम ने खुद ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया। जिस तरह से पेटीएम का गूगल प्ले स्टोर वगैरह है ना, एप्पल का ऐप स्टोर वगैरह, उसी तरह से पेटीएम ने खुद का अपना एक ऐप स्टोर लॉन्च किया, जहां 300 से ज्यादा कंपनियों ने ज्वाइन भी कर लिया। हाल ही में आपको पता होगा गूगल ने पेटीएम को प्ले स्टोर से हटाया था अपने ऐप स्टोर से, और उसके बाद पेटीएम के मन में गुस्सा बढ़ गया और अभी ये देखिए नया स्टार्टअप शुरू कर दिया पेटीएम ने। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉइड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया। पेटीएम का यह कदम ऐप स्टोर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को सीधी चुनौती है। और माना जा रहा दोस्तों की स्पोर्ट्स बेटिंग के आरोप में 18 सितंबर को जब गूगल की ओर से ऐप स्टोर हटाया गया ना, उसके बाद ही पेटीएम ने कदम उठाया। एटलीस्ट अच्छी बात है, देश में कुछ नई चीजें तो हमें देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर है, जीएसटी रिटर्न को लेकर अपडेट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है, कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब हर महीने दाखिल करने जरूरी नहीं होगा जीएसटी रिटर्न। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की कल ही बैठक हुई थी, आपको पता होगा 42वीं काउंसिल मीटिंग जो हुई, उसमें कई अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति देने को लेकर फैसला लिया गया, वहीं कारोबारियों को भी कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया। वो क्या ऐलान है पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सरकार ने एक और नई राहत भी दी है राज्य सरकारों को, वो क्या जानेंगे। पहले तो दोस्तों 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को अब मासिक रिटर्न भरने से छूट मिलने जा रही है। जीएसटी परिषद के अन्य फैसलों के बारे में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया दोस्तों कि 1 जनवरी के बाद से जिन करदाताओं का टैक्स पेयर्स का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है ना, उन्हें अब मंथली जीएसटी रिटर्न फिलअप करने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे लोगों को जीएसटी की तिमाही रिटर्न भरनी होगी, बोले तो 3 महीने में एक बार, यानी कि साल में 4 बार, है ना। इसके अलावा हर महीने जमा कराना होगा चालान। हालांकि रिटर्न हर महीने भरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इन लोगों को चालान का भुगतान जरूर हर महीने करना पड़ेगा। इस चालान में बहुत ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं होगी, बिना किसी एक्सपर्ट और खातों की डिटेल के बिना ही इन चालान का पैसा जमा कराया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा नई राहत के तहत करदाता को पहली तिमाही के कुल टैक्स का महज 35% टैक्स ही जमा कराना होगा, और तीसरे महीने का वह टैक्स की वास्तविक रकम है जो जमा करा सकता है। अभी तक प्रैक्टिस के अनुसार एक करदाता को 1 साल के भीतर 24 रिटर्न दाखिल करने होते थे। इस राहत के बाद उसे अब केवल 8 रिटर्न ही दाखिल करने होंगे, और मेन तो 4 रिटर्न ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये जीएसटी काउंसिल में बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने की भी प्लानिंग
बनाई है, और वो भी ऐसा नहीं कि 20,000 करोड़ रुपए की सिर्फ प्लानिंग ही है। आज रात को ही ये 20,000 करोड़ रुपए जो है ना, ये राज्य सरकारों तक पहुंचाने का सरकार ने प्लान बनाया है। 2022 के बाद उपकर भी लगने लग जाएगा, ये भी सरकार की प्लानिंग है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी जीएसटी उपकर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले जीएसटी उपकर लगाए जाने की समय सीमा जून 2022 थी, लेकिन अब इसको जून 2022 के बाद भी लागू रखने का फैसला भी कल की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिया गया। तो कल जो जीएसटी मीटिंग हुई उसमें कुछ ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अपडेट्स और फैसले रहे। चलिए अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां दोस्तों मौसम समाचार को लेकर खबर निकल कर आ रही है। संपूर्ण भारत के 6 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, अगले 24 घंटों के दौरान भारत में किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है ना। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में, बाकी तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। चलिए अगली खबर में बात करें आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहे हैं। तो सोने की कीमतें 360 रुपए गिरकर 50,110 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 545 रुपए गिरकर 60,600 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी चल रही है। ये रहा आज का सराफा अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ क्या खबरें चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए भी एसओपी जारी कर दी गई है, यानी कि स्कूलें खोलने की जो प्लानिंग चल रही है 15 अक्टूबर के बाद, उसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, 2-3 सप्ताह तक अब बच्चों का कोई भी एक तो असेसमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स की इमोशनल सेफ्टी पर खास फोकस करना पड़ेगा। फंक्शन, इवेंट्स वगैरह ये कुछ स्कूलों को टालने होंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है, ठीक है ना। इसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। इसके मुताबिक 2-3 सप्ताह तक बच्चों का कोई भी असेसमेंट वगैरह नहीं होगा। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर खास ध्यान देना पड़ेगा। कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या क्या सुविधाएं देनी पड़ेगी, स्कूल क्या नहीं कर सकेंगे, हाइजीन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। सभी एरियाज, फर्नीचर वगैरह, स्टेशनरी की लगातार सफाई, सैनिटाइजिंग होना जरूरी होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सेटिंग प्लान रखना होगा। स्कूल के अंदर इमरजेंसी केयर सपोर्ट टीम वगैरह होना जरूरी होगा। बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स के हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलर अपडेट्स रखना पड़ेगा। फंक्शन, इवेंट्स वगैरह ये सब कुछ बंद रहेगा। बच्चों को बिना मास्क नहीं एंट्री होगी। पेरेंट्स की लिखित मंजूरी के बिना कैंपस में बच्चे नहीं आ पाएंगे। स्कूलों को क्या क्या सुविधाएं देनी पड़ेगी, बच्चा घर से पढ़ाई करना चाहे तो इसकी इजाजत देनी पड़ेगी। एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव करना चाहे तो वो भी करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और सिक लीव पॉलिसी भी रहेगी। स्कूल में या पास में हेल्थ केयर अटेंडेंट, नर्स, डॉक्टर वगैरह ये रखना भी जरूरी होगा। तो ये स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए म्यांमार को रेमडेसिविर दवा की 3000 से ज्यादा शीशियां दी हैं। जी हाँ, वैसे भी भारत इतिहास काल से ही दोस्तों बड़ा ही उदार रहा, दयाशील रहा है। और इसका एक और अच्छा उदाहरण देखिए, भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए रेमडेसिविर दवा की 3000 से भी ज्यादा डोज शीशियां सैंपल सौंपी है। अच्छी बात है। और एक खबर दोस्तों की कोरोना संक्रमण पर WHO की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दुनिया का बड़ा हिस्सा कोरोना की चपेट में आ सकता है। कुल आबादी के 10% लोग वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। जी हाँ, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वाकई में दोस्तों दुनिया भर की कुल आबादी जो है ना, इसके 10% लोग यानी कि 100 में से 10 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। WHO के इमरजेंसी हेड डॉक्टर माइकल रियान ने सोमवार को कहा कि एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 10 में से 1 व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की बड़ी आबादी खतरे में है और ऐसे में जाहिर सी बात है आपको और हमको ज्यादा सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है। राइट, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में उतार लें। अगली खबर देख सकते हैं, कोवैक्सीन में भारत बायोटेक खास चीज मिला रही जिससे कि लंबे समय तक ये आपको कोरोना से सुरक्षा देती रहेगी। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार पहुंच चुकी है और इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर गया। और ऐसे में दोस्तों हमारे भारत में भी कई सारी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए लगातार काम भी कर रही हैं। राइट, और इसी कड़ी में भारत में जो बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन बना रही है ना, उसमें कुछ खास चीजें मिलाई जा रही हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, जिससे कि ये कोरोना का इलाज बहुत अच्छी तरह से कर पाए। भारत में ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो एक अच्छी खबर है। तो राहत के बाद देखिए आपको कोरोना से देश में पिछले 30 दिन में 28.77 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन राहत की बात यह कि एक्टिव केस बढ़ने के बजाय 88,000 और ज्यादा घट गए, यानी कि अब तक 66.50 लाख केस टोटल हो चुके हैं भारत में। सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों कि पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी जो रही ना, वो काफी कम देखने को मिली। तकरीबन 60,000 के लगभग पिछले 24 घंटों में मामले बढ़े और इसके बाद अभी मामले कुल 66,82,000 के आसपास चल रहे हैं, जिनमें से 9,19,000 एक्टिव केस हैं, सक्रिय केस हैं, जबकि 56,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं जिन्हें छुट्टी मिल चुकी है। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 1,03,600 हो चुकी है, यानी कि 1,36,000 टोटल हो चुकी है। तो ये रहा भारत का ताजा आंकड़ा। इसके अलावा आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट में आपको बता दूं कि हाथरस का जो मामला चल रहा है, हाथरस कांड हुआ था उस लड़की के साथ, हाल ही में आपको पता होगा बहुत ही बदसलूकी हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड पर आज एक और सुनवाई रखी है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की भी मांग वगैरह की गई है। अब देखते हैं आज उच्च न्यायालय की तरफ से इस
हाथरस कांड की सुनवाई में क्या फैसला आता मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी एक बड़े एक्शन में है। हाथरस में दंगों की साजिश रचने पर पुलिस ने FIR वगैरह भी दर्ज कर लिए। कई लोग ऐसे हैं जो हाथरस में दंगे वगैरह की साजिश रच रहे हैं ना, क्योंकि बहुत से लोग तो होते हैं जो दोस्तों भीड़ में पॉलिटिकल राजनीति का फायदा ही उठाते हैं, राइट। अब इसलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। चलिए अगला अपडेट है, रेनॉल्ट कंपनी की फेस्टिवल सीजन सेल शुरू हो चुकी है, जहां पर आपको इन गाड़ियों पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, अगर आप एक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे तो फ्रांस की कंपनी रेनॉल्ट जो है ना, भारत में आपको कई सारी मॉडल्स के ऊपर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही है। और इस ऑफर के तहत ग्राहकों को रेनॉल्ट डस्टर और रेनॉल्ट ट्राइबर पर डिस्काउंट मिल रहा है। आप भी चाहे तो फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के खिलाफ एक कैंपेन भी लॉन्च किया। जी हाँ, और इस कैंपेन का नाम रखा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। बहुत ही अच्छा कैंपेन है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अब युद्ध छिड़ने जा रहा है, यूं समझिए आप। ग्रीन दिल्ली ऐप पर एक महाअभियान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने वायु प्रदूषण के खिलाफ एक महाअभियान की शुरुआत की और सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए प्रदूषित हवा जानलेवा हो सकती है, इसलिए इस बार सरकार खास अलर्ट है और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध यानी कि एंटी पोल्यूशन कैंपेन शुरू किया गया। इस अभियान के तहत शहर के 13 प्रदूषित पॉइंट में से हर एक के लिए एक अलग अलग योजना प्लानिंग तैयार की जा रही है। तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। इसके अलावा दोस्तों रेल यात्रा अगर आप करते हैं अक्सर, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। रेलवे जो है ना, वो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में 30% किराया ज्यादा वसूलेगा। 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच हर दिन यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती रहती है। इसी कड़ी में अब जो ये त्योहार आ रहे हैं ना, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ वगैरह, इस मौके पर रेलवे हालांकि 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें तो चलाएगी, लेकिन इनमें आपका किराया थोड़ा ज्यादा रह सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आगे और अपडेट क्या आता है मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए, कोरोना में लापरवाही की वजह से जिनकी जान गई ना, उन्हें महाराष्ट्र सरकार मुआवजा दे, ये कहना बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया। एक जनहित याचिका पर बिल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार को कोरोना काल में लापरवाही की वजह से जिनकी जान गई, उनके परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में 9000 शहरियों को PM आवास देगा बेहतर भविष्य। 67,354 जरूरतमंदों ने अब तक आवेदन किया। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 9000 जरूरतमंद शहरवासियों का भविष्य बेहतर होने जा रहा है। PM आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इनमें PPP मॉडल अपनाया गया। इसके लिए 67,354 जरूरतमंदों ने आवेदन भी किया, जिसमें चयन का आधार आय इनकम के आधार पर रहेगा। नगर निगम सीमा में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए पहली बार बहुमंजिला इमारत में आवास बनने जा रहा है। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की, नवरात्रा से अयोध्या में युद्ध स्तर पर शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। परिसर में टेस्ट पाइलिंग का काम भी पूरा हो चुका है। जी हाँ, युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कोई युद्ध विद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर का निर्माण का जो काम है ना, वो बहुत अब तेजी से यानी कि रैपिड स्पीड से शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्द, मतलब जल्दी जल्दी अब पूरा होगा काम। इस तरह की प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर खेल समाचार को लेकर देख सकते हैं। कल ही RCB वर्सेस DC के बीच जो मैच हुआ, उसमें बुरी तरह से हारी बेंगलुरु की टीम। 59 रन से दिल्ली ने IPL 2020 का चौथा मैच जीत लिया। इंडियन प्रीमियर लीग 13वें सीजन का 19वां मुकाबला जो कल था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, ये दुबई में खेला गया और इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु को बुरी तरह से हरा दिया। दिल्ली ने RCB के खिलाफ 59 रन से जीत दर्ज करके टूर्नामेंट की अंक तालिका में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। चलिए अगली खबर है कि अब पाकिस्तान से भारत नहीं आएगा सेंधा नमक। नवरात्रि से पहले ये देश करेंगे सप्लाई, दाम भी बढ़े जाने जा रहे हैं। भारत में सेंधा नमक जो है ना, रॉक साल्ट, इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। सेंधा नमक को ज्यादातर भारतीय व्रत वगैरह, फास्ट वगैरह में खाते हैं। ये नमक पाकिस्तान के लाहौर से आता है, इसलिए इसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। वहीं हिमालय की पहाड़ियों से आने के कारण इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं। इसके रंग के कारण इसे गुलाबी पिंक साल्ट भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबारी व राजनयिक संबंध कम करने का शुरू कर दिए हैं और ऐसे में इस बार सेंधा नमक पाकिस्तान से नहीं आएगा। इस बार नवरात्रि से पहले सेंधा नमक खाड़ी देशों के जरिए भारतीय बाजारों तक पहुंचेगा। तो ये अच्छी प्लानिंग है सरकार की। अगली खबर दोस्तों की, चीन के खिलाफ क्वाड की दूसरी बैठक मंगलवार को होने जा रही है, जिसमें भारत समेत 4 देश शामिल होंगे। चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की दूसरी बैठक आज यानी मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे और इस संगठन की पहली बैठक साल 2019 में हुई थी न्यूयॉर्क में। जनरल नॉलेज के लिए ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इस बैठक में और क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि राजस्थान राज्य में सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची ही जारी नहीं हुई। इसके कारण शिक्षक सम्मान समारोह स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि बिना तैयारी के ही शिक्षा विभाग ने आयोजन की तिथि वगैरह, तारीख वगैरह घोषित कर दी थी। फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे भारत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण किस महीने से शुरू हुआ था। कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इस कड़ी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।